नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनिल तांबी, जो मनोचिकित्सक है। राजस्थान के नहीं जाने माने, देश के जाने माने डॉक्टर है। पता नहीं कितने मरीजों को इन्होंने ठीक दुरुस्त कर दिया और उनकी जिंदगी पहले खस्ता हाल से जी रहे थे, अब आबाद हो गई उनकी जिंदगी। एक तरीके से हरियाली आ गई उनकी जिंदगी में। आज हमने चुना है आज इनको पैनल में। आखिरकार इस देश दुनिया के अंदर जिस तरह से एंजाइटी का दौर चल रहा है, मनोरोगी की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी डब्ल्यूएचओ के भी आंकड़े आए हैं कि काफी तेजी से बुलेट ट्रेन की तरह आंकड़े भग रहे हैं। पहले शराब के, कोई कोकीन के नशे वाले होते थे, आजकल जब से गैजेट्स आया है, जब के हाथ में एक स्मार्टफोन आया, उसका ज्यादा एडिक्शन बढ़ गया है। उसकी वजह से आम जिंदगी के अंदर बड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। कोई एक तबका पर्टिकुलर नहीं है, एक तमाम उम्र के सभी लोग इससे जकड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सारी खुल के ये बताएंगे कि आखिर समस्या का कारण क्या है, किस तरह से इसका निदान पा सकते हैं। एक तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। और एक दूसरी बात और बता देता हूं कि इनके पास अवार्ड की कोई कमी नहीं है सर। नमस्कार। देखिए, जो आपने टॉपिक चूज किया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रतिदिन हमारे आउटडोर में कम से कम 4 से 5 मरीज ऐसे आते हैं जिनको मोबाइल एडिक्शन, सर्फिंग का एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग जो होती है, गेमिंग का एडिक्शन हो रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम एक जन स्वास्थ्य की दृष्टि से उभर रही है। अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो इसका जो दुष्प्रभाव है आने वाली पीढ़ियों में लंबे समय तक देखा जाएगा, है ना। हमने ये देखा है कि एकाकीपन जो है वो भी अपने आप में 15 सिगरेट पीने जितनी एक बड़ी समस्या होती है। मतलब एकाकीपन। एकाकीपन, तो एकाकीपन से परेशान होकर के दूसरा जो है वो है कि लोगों के बारे में जो लाइफ की जो गोल्स होते हैं उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो उसकी वजह से भी उन लोगों के अंदर खालीपन की फीलिंग रहती है और उस खालीपन को भरने के लिए वो ये रील्स देखना शुरू करते हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग करना शुरू करते हैं, गेम्स में एडिक्शन, गेम्स खेलना शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि मैं इनका आदी होता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन ये बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक तो यूज होता है, एक अब्यूज होता है और तीसरा होता है एडिक्शन, है ना। जैसे कि व्यक्ति जब चाहे तब उस गैजेट को यूज करे, जितना चाहे गैजेट को यूज करके बंद कर दे, और गैजेट को यूज करने से उसके स्वास्थ्य पे, पारिवारिक जीवन पे, बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वो यूज हो गया। परंतु अगर वो इतना अधिक मात्रा में यूज करने लग जाता है कि उस गैजेट के बिना उसको घबराहट होने लगती है, उसको क्रेविंग होने लगती है कि कैसे भी मेरे को मोबाइल मिले, है ना, उसके बिना उसका मन नहीं लगता है। दूसरी जो एक्टिविटीज होती है डे टू डे की, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करना बंद हो जाता है और वो रियल वर्ल्ड से हट करके वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है वो, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर आप अपने में या अपने किसी नजदीकी परिजन में देख रहे हैं तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो उसका एडिक्शन का शिकार हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने भी इस गैजेट एडिक्शन को एक मानसिक बीमारी के रूप में एक्सेप्ट किया है ना। और दुनिया भर के मनोचिकित्सक इस एडिक्शन के लिए आगाह कर रहे हैं और जो लोग इस एडिक्शन के शिकार हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं, जो डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी है उसका सहारा ले रहे हैं। और ये देखा गया है कि एक न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस करके एक ब्रेन में सेंटर होता है जो प्लेजर सेंटर होता है। उस प्लेजर सेंटर के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं कि व्यक्ति को जब वो नहीं मिलता है तो उसको बहुत खालीपन, बेचैनी, घबराहट वगैरह होता है। तो ये एक डेफिनेटली एक बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर रही है। दूसरा क्या है कि जो मानसिक बीमारियां हैं
उन मानसिक बीमारियों का और एडिक्शन का डबल संबंध होता है। मानसिक बीमारी वाले लोगों में एडिक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो लोग एडिक्शन के शिकार हैं उनके अंदर दूसरी तरह की मानसिक बीमारियों के पनपने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भी आप इससे पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर से मदद लेनी चाहिए, और सबसे पहले पूरा अपना असेसमेंट करवाना चाहिए, जिससे अपन उस प्रॉब्लम की तह में जा सकें कि भी किन परिस्थितियों में आपको ये क्रेविंग होती है ना, कौन सी चीजें इसको मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट कर रही है ना, कैसे आप अपने ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन को आप ढूंढ सकते हो। इसके अलावा जो है कि आप जैसे धीरे धीरे वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के लोगों से कनेक्ट करें, लोग है ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। यहाँ कुछ समय के लिए प्रारंभिक अवस्था में दवाइयों का भी अपन उपयोग कर सकते हैं, स्लीप को बेटर करने के लिए, मूड को बेटर करने के लिए, उसका जो इमोशनल डिसरेगुलेशन, इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल, आपने अभी बात में कहा एकाकीपन, मैं एकाकीपन को डिप्रेशन से भी जोड़ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से कहीं जगह ऐसा देखा जाता है, देखा क्या जाता, हो रहा है ऐसा, आप कहीं पार्टी में, सामाजिक कार्यक्रम में जाएं, आप घर के फैमिली फंक्शन में जाएं, सब लोग बाग बैठे हुए हैं, लेकिन सब लोग बाग मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीन पर, गैजेट्स पर स्क्रॉल करते जा रहे हैं। फिर एकाकीपन कहाँ गया? सब बैठे हुए हैं, फिर एकाकीपन तो रहना नहीं चाहिए। फिर भी एक मोबाइल, जैसे कि आपने वर्ड यूज किया, एडिक्ट हो गए, क्या ये सही है? जी, देखिए क्या है कि अगर वो नॉर्मल जो बातचीत है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, है ना, और वो लगातार उसी को स्क्रॉल करे जा रहे हैं जिसकी की कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, तो वो एक इंडिकेशन है कि उसको एडिक्शन की तरफ या प्रॉब्लम बिहेवियर की तरफ जा रहा है वो व्यक्ति। अब हम डिप्रेशन को जोड़ें तो डिप्रेशन के लक्षण क्या है? लोग बाग इसको पता नहीं कर पाते हैं, बहुत समय गुजर चुका होता, उसके बाद उनको कहीं से डायरेक्शन मिलता है कि आप फलां डॉक्टर मनोचिकित्सक के पास जाइए, तब वो आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि हाँ, आपको बिल्कुल श्योर यही प्रॉब्लम है। लेकिन कई समय बीत चुका होता है, तो उसके कुछ लक्षण बताइए कि आजकल की जो तादाद है, ये मतलब ये एक सभी तबके में ये डिप्रेशन नाम का एक वर्ड सब जगह गूंज रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जो डिप्रेशन एक तो बीमारी होती है, और एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जैसे आपको कोई सेटबैक लगा, नुकसान हुआ, असफलता मिली, तो कुछ समय के लिए आप थोड़ा उदास हो जाते हैं, थोड़ा चिंतामग्न रहते हैं, बट आप समय रहते हुए अपने आप को संभाल लेते हो और वापस मुख्य धारा में आ जाते हो। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन हुआ कि लॉस लगने पे, किसी व्यक्तिगत क्षति के बाद में या असफलता के बाद में इस तरीके के इमोशन का आना, वो नॉर्मल चीज है। बट वही उदासी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे, है ना, काम काज करने की इच्छा नहीं हो, खाने पीने की इच्छा खत्म हो जाए, वजन कम कर ले होने लगे आपका, और आप किसी भी काम में एकाग्रचित नहीं हो सको, आपका उत्साह उल्लास खत्म हो जाए, उन एक्टिविटीज में भी आपको प्लेजर नहीं आए, मजा नहीं आए जिनको आप पहले बड़े चाव से करते थे, है ना, आपके अंदर आत्महत्या के विचार आने लगे, सुसाइड के थॉट आना अपने आप में एक बड़ी बात है ना, और इसके अलावा नींद नहीं आना है, जो सेक्स की ड्राइव कम होना है। तो ये जो सिम्टम है, इन सिम्टम्स में से अगर 4-5 सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा से बने हुए हैं, और व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है, उसका जो परिवार में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होने लग रहा है, तो ये एक उदासी की बीमारी या डिप्रेशन का बीमारी कहलाएगी। अब एक और सवाल है जो अभी सब जगह गूंज रहा है पूरे भारत में, कोटा के अंदर जिस तरह से सुसाइड्स हो रहे हैं बच्चों के, वो वास्तव में मनोरोगी हो गए, ऐसी स्टडी आई है। इससे कैसे बच सकते हैं? जैसे जितना इम्पोर्टेंट गैजेट्स का है, उतना ही इम्पोर्टेंट उनकी जान बचाना भी है। वो किस वजह से इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, सफलता हासिल करने के बाद भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं, ये कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि लोगों में प्रायोरिटी तय करना आना चाहिए कि भाई मैं जिंदा रहना चाहिए,
मैं स्वस्थ रहना चाहिए, और तीसरी लेवल पे आती है कि मैं पढ़ाई भी करनी चाहिए। लोग इसको प्रायोरिटी तय नहीं कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा तभी अपन उसको स्वस्थ कर पाएंगे, और स्वस्थ शरीर और मन रहेगा तभी ही बच्चा प्रभावशाली तरीके से पढ़ सकता है। दूसरा क्या है कि जो एक तुलना करता है बच्चा कि भी वो इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं तो इतने ही घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उससे भी बच्चा तनाव में आ जाता है। तीसरा होता है कि उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मेरे को लाइफ में प्रायोरिटी है हैप्पीनेस, पीस और हेल्थ। तो जीवन में अगर मैंने हैप्पीनेस, पीस और हेल्थ को खो करके कोई चीज अचीव कर ली तो कोई वो समझदारी का काम नहीं है ना। आप उदाहरण के तौर पे देखें कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये मान रहा है कि जिस दिन मैं इस कंपटीशन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा उस दिन मैं खुश होऊंगा, और दूसरा बच्चा है कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, खुश और संतुष्ट हूं, और खुश और संतुष्ट रहते हुए मैं अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूंगा। तो आप खुद देखेंगे कि जो आज खुश और संतुष्ट है उसके सफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सही कंसेप्ट के साथ में अगर जीवन जिएंगे तो उनको अपनी लाइफ को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और दिशा दे पाएंगे। सर, पेरेंट्स के लिए क्या आपकी अपील है? कभी कभी पेरेंट्स भी लापरवाही कर जाते हैं, वो भी बच्चों की समस्याओं को देख नहीं पाते हैं और केयरलेस कहें या उनको समझ नहीं होती है, उसके लिए आपकी क्या अपील है? देखिए, वो बच्चों के साथ में कनेक्ट करके रहें, जिससे एक तो बच्चों की जो क्षमता है उसके बारे में उनको सही अनुमान होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, और इसको उसमें कितना कॉग्निटिव या दिमागी बोझ डालूं उसके ऊपर। अगर बच्चे की क्षमता कम है और उस पर ज्यादा वजन डालेंगे तो उसमें अनेक प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मैं कहूंगा कि भी बच्चों को प्रोत्साहित करो, प्रेशराइज मत करो आप। अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा खुद भी अपने आप को मोटिवेटेड फील करेगा और लगन से, उत्साह से पढ़ाई करेगा। तीसरा ये कहो कि भाई अपने हाथ में जो है पढ़ाई करना है ना। जैसे कि भाई आप पीएमटी के एग्जाम के अंदर देखते हो कि पूरे भारत में 18-20 लाख लोग देते हैं, सीटें 1 लाख ही हैं, तो बाकी 17 लाख भी तो अपना जीवन जिएंगे। तो अपने पास ऑल्टरनेटिव प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए, है ना। तो उसमें सही कंसेप्ट से जीवन जिएंगे, तुलना नहीं करेंगे, है ना। तो और जीवन इज बड़ा है बजाय की पढ़ाई के। तो ये उनको अपने को मैसेज क्लियरली देना है कि भाई इस तरीके का अगर आप टफ फेज चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आप अपने मेंटली परेशान रह रहे हो, तो आप किसी काउंसलर की हेल्प लो, डॉक्टर की हेल्प लो। तो अपन उसको एक बीमारी मान करके इलाज करेंगे। जैसे कि आपने चश्मा लगा लिया, है ना, आपकी आंखें कमजोर है, तो आपके पास दो विकल्प हो गए कि चश्मा लगा के नॉर्मल जीवन जियो, या आप परेशान होकर के जीवन जियो। तो आपने चूज किया कि चश्मा लगाया और आपने अच्छा जीवन जी रहे हो। तो वैसे ही अगर डिप्रेशन किसी को है तो अननेसेसरी की उसको शिक्षा देने की बजाय उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर ज्यादा शिक्षा देंगे तो वो ज्यादा परेशान होगा कि भाई एक तो मैं बीमारी से परेशान, और दूसरा घर वाले मेरी तकलीफ को समझ नहीं रहे। अब मेरा एक सवाल है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, अभी भारत के अंदर जो शिक्षा पद्धति है उसमें मेंटल हेल्थ, सेक्स एजुकेशन पर फोकस नहीं है। अभी कई चैप्टर्स भी नहीं है जहाँ होना चाहिए। यदि हम दूसरी देशों से तुलना करें, जो अमेरिका है, यूरोप है, फ्रांस है, वहाँ पर जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं में धीरे 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 चैप्टर डाल दिए जाते हैं मेंटल हेल्थ के और सेक्स एजुकेशन के अवेयरनेस के लिए। तो लेकिन ये भारत में नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। हमने ये देखा है कि एक लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग है, अगर बच्चों को दी जाए, है ना। बच्चों को जो लाइफ के अंदर फर्स्ट एड सिखाते हैं अपन, कि शरीर पे कोई चोट लग जाती है तो उसकी कैसे फर्स्ट एड की जाती है। तो अगर ये ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए कि भाई आपको असफलता मिली, है ना, आपको तिरस्कार मिला, आपको कोई ने बुली किया,
तो उनसे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको आप कैसे ट्रीट करो। तो अगर उन स्किल्स की ट्रेनिंग बचपन में दी जाएगी तो उसके जीवन में जब असफलताएं आएंगी, निराशाएं आएंगी, जब उसका क्रिटिसिज्म होगा, लोग उसकी आलोचना कर रहे होंगे, है ना, तो वो बेटर तरीके से उन चीजों को हैंडल कर पाएगा। और जैसे आपने देखा है कि भी किसी ने आलोचना करी, किसी ने जाके सुसाइड कर लिया इम्पल्सिव होकर के, है ना, किसी ने जाकर के नशा कर लिया इम्पल्सिव होकर के। तो जिस प्रकार प्राइमरी जो मतलब शारीरिक बीमारियों में इम्यूनाइजेशन का जो रोल है, उसी प्रकार लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग को हम मनोचिकित्सक एक मानसिक बीमारियों या मानसिक समस्याओं के अगेंस्ट में टीकाकरण मानते हैं उनको। तो उनको अगर अच्छी हैबिट्स, अच्छी स्किल्स सिखा देंगे तो वो फ्यूचर लाइफ को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सर मेरा एक सवाल और है कि जब मनोरोगी डॉक्टर के पास आने लगते हैं, मनोचिकित्सक के पास, एक लोग छुपाते हैं एक दूसरे से, वो बड़ा आज जिसमें एक भारतीय एक तबका ऐसा है कि अपने आप को अच्छा फील नहीं करता है कि हमारे बच्चे को या हमारे परिवार में किसी सदस्य को एक मनोचिकित्सक की दवा चल रही है, छुपाते और हैं, ठीक है। और फिर एक और धारणा सामने आती है कि नहीं, मनोचिकित्सक तो एक नशे की दवा टाइप, नींद की, सोने की दवाएं देते हैं, उसका कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब ऐसा सोचते सोचते वो बीमारी बहुत ज्यादा लंबी बढ़ जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए आजकल जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, है ना, जो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, इंटरनेशनली देख लें या अपने नेशनल लेवल पे देख लें, वो आगे आके बोल रहे हैं कि भाई मेरे को भी डिप्रेशन, मानसिक अवसाद हुआ था, है ना, और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आम पब्लिक में ये मैसेज जाता है कि भाई ये कॉमन बीमारी है और अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान इस तरीके की बीमारी होना बीमारी है, कोई अपराध या अभिशाप नहीं है ना, और जिसका इलाज करवा के अपन अच्छे जीवन जी सकते हैं। तो ये मैसेज अपने को सोसाइटी में देना चाहिए, सबको साइको एजुकेट भी करना है कि भाई वो बीमार आदमी है ना। जैसे कि अपने को यहाँ कहा जाता है कि भाई जो बीमार है वो भगवान, दरिद्र को नारायण की उपाधि दी जाती है, पर वो शारीरिक बीमारियों में दरिद्र को जो है ना नारायण की उपाधि दी जाती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि भाई जो मानसिक बीमार हैं वो भी वास्तव में परेशान है, दुखी है, वो दिख नहीं रहा है उनकी बीमारी, है ना। जैसे कि एक छोटा सा मैं आमतौर पे उदाहरण देता हूँ कि स्कूल जाने के टाइम पे अगर बच्चा कहे कि मेरे बुखार हो रहा है तो अपन हाथ लगा के देख लेते हैं, और अगर गर्म लगता है तो कहते हैं कि भाई आज स्कूल मत जा, है ना, आज रेस्ट कर, तेरे को डॉक्टर को दिखाएंगे। पर वही बच्चा अगर कहे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो अपने को पेरेंट्स के दिमाग में पहला उत्तर ये आता है कि ये स्कूल नहीं जाने का बहाना बना रहा है, क्योंकि पेट दर्द होता तो है परंतु वो दिखाई नहीं देता। तो जो बीमारियां दिखाई नहीं देती हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके किसी जिम्मेदारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना रहा है। सर सरकार, आप देखते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मौसम बदलता है तब बड़े बड़े बोर्ड लगाता है, जागरूक करता है कि वायरल इन्फेक्शन बचने के लिए कहीं, जैसे कि अभी इस समय अपन जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस समय बारिश का दौर का मौसम चल रहा है, तो कहते हैं कि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, इससे डेंगू हो सकता है या और अन्य कोई वायरस पैदा हो सकता है, उससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन बहुत कम जगह मिलता है कि मनोचिकित्सक के बारे में, मनोरोगी या मनोचिकित्सक को जागरूक करने के लिए, मनोरोगी को जागरूक करने के लिए सरकार कोई इतना बढ़िया प्रयास नहीं कर रही है। इसकी वजह से एक तबका ऐसा सर्वे हुआ है, WHO के कोई दो ऐसी सर्वे एजेंसीज थी जो WHO से MOU हुआ था, और वास्तव में उन्होंने पाया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें विफल है भारत के अंदर कि एक मनोरोगी को ट्रेस करने के लिए, जैसे कि डायबिटीज के लिए कैंपेन चलाते हैं डिटेक्ट करने के लिए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है WHO एक मूवमेंट चलाता है कि हार्ट डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए सर्वे करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर अभी सर्वे होने नहीं लगे। लेकिन इसका देखा जाए हर परिवार में एक मनोरोगी तो मिलता ही है। इस पर आपका क्या कहना, सरकार से क्या आपकी गुजारिश है? सरकार से मेरा आग्रह ये है कि भाई जो आज के टाइम पे डिसेबिलिटी है
है ना। डिसेबिलिटी में जो डिप्रेशन हार्ट की डिजीजेज के बाद में नंबर 2 प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम है। और जो डिसेबिलिटीज जो है उसमें जो शुरू के 10 बीमारियां जो डिसेबिलिटी पैदा कर रही हैं उसमें डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एडिक्शन और ओसीडी, ये 4 बीमारियां मानसिक बीमारियां होती है। जैसे अंधापन हो गया, बहरापन हो गया, है ना, अपनी लोकोमोटर सिस्टम की विकलांगता हो गई। तो वैसे ही जो विकलांगता पैदा करने में अपनी जो मानसिक बीमारियों की 4 वैरायटी है ना, काफी बड़ा जो बर्डन सोसाइटी पे डाल रही है। अगर इनको प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान करके इलाज करेंगे तो पूरा परिवार का खुशहाली हो जाएगी। और एक जो उत्पादकता, जो पर्सन की प्रोडक्टिविटी का लॉस जो हो रहा है नेशन को, वो भी नहीं होगा। मेरा एक अंतिम सवाल है लीग से हटके। राजस्थान अंधविश्वास में नंबर 1 है, ठीक, और जिसमें मनो जो रोगी है वो तो अंधविश्वासी होते ही हैं, तभी ये एक समस्या पैदा होती है। आपका अनुभव क्या कहता है? काफी लंबा तजुर्बा है आपको कि राजस्थान इस चीज से अभी भी जूझ रहा है, अंधविश्वास से। फिर बाद में कुछ ज्यादा होने के बाद डॉक्टर के पास आता है। ऐसे केस आपके पास आते होंगे, फला फला पहले तो हमने ये उपचार कर लिया, उससे नहीं मिला, फिर लास्ट में आपके पास वो आते हैं। ऐसा कोई अनुभव आपका बताइए पूरा। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मानसिक बीमारियों की अवेयरनेस में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि अभी हमने काफी प्रयास किया है, काफी अवेयरनेस फैलाई है, पर फिर भी अभी भी काफी काम करना बाकी है। तो अभी जैसे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर मानसिक बीमार होने के बाद में वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बजाय वो अन्य मेडिसिन वालों के पास में चले जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, है ना, और चले जाएंगे, या झाड़ फूंक करने वालों के पास या देवी देवताओं के पास चले जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा एक कैंपेन चलाने की जरूरत है कि आंख के मरीज को पता है कि मेरे को आंख के डॉक्टर के पास जाना है, दांत के मरीज को पता है कि मेरे को दांत के डॉक्टर के पास जाना है। पर मानसिक बीमारियों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि न तो मरीजों को पता रहता है कि मेरे को मानसिक बीमारी है, और न यूजुअली जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको भी ये आभास नहीं होता है कि ये शारीरिक बीमारी की बजाय मानसिक बीमार है, और इसको साइकियाट्रिस्ट के पास में उचित इलाज के लिए भेजना जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर अनिल तांबी जी ने बताया कि यूज और एडिक्शन और एब्यूज, ये तीनों वर्ड, यूज, एब्यूज और एडिक्शन, यदि इन चीजों को समझ लिया तो आप अपने आप को मानसिक रोगी से बचा सकते हैं। समय पर आप इलाज ले लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ भी हो सकते हैं। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।